मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अगला प्रोग्राम है तिब्बी मालूमात। डॉक्टर मुज़म्मिल अंज़र अब आपके सामने सेहत से मुताल्लिक़ बहुत ही अहम बातें पेश करेंगे। फूड डिजीज़ेस, आपके पैर की काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फूड आपके जिस्म का एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अज़ू है और दिन भर के आपके रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, आपका चलना फिरना, आपका बैठना, ये सब इसी के ऊपर जो है ना डिपेंड होता है। और इसके बहुत सारे डिजीज़ हम आपको आज बताएंगे। फूड के अंदर यानी कि इस छोटे से पार्ट के अंदर तकरीबन 26 हड्डियां होती हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद मसल्स, टेंडन्स और आदि के लिगमेंट्स होते हैं। उम्मन इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हिंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। उम्मन पैर की ये 3 हिस्से हुआ करते हैं एनाटॉमिकली। और पैर के 3 किस्में होती हैं, यानी कि 3 किस्म के स्ट्रक्चर इस पैर के होते हैं, जिसको हाई आर्क, नॉर्मल आर्क एंड फ्लैट आर्क यानी कि फ्लैट फुट भी कहा जाता है। उमन ये 3 किस्म का स्ट्रक्चर लोगों के पैर का होता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि हाई आर्क यानी कि आपके एड़ी का जो एरिया है, आपके फुटप्रिंट के अंदर इसको देख सकते हैं कि बीच के अंदर का जो खला पाई जा रही है ये हाई आर्क होने की वजह से होता है। और दूसरे फुटप्रिंट में आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल पैर किस तरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और तीसरे किस्म का जो पैर होता है वो बिल्कुल फ्लैट फुटेड होता है, यानी कि उनका जो तलवा होता है वो बिल्कुल ही मुसत्तह होता है और पैर जब वो नीचे रखते हैं तो मुकम्मल पैर उनका जमीन पर टिकता है। इसके काफ़ी सारे डिजीज़ में से एक डिजीज़ जो कि काफ़ी कॉमन है, आम है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं बनियन। बनियन डिजीज़ उमूमन अंगूठे के बाजू का जो जॉइंट होता है उसके अंदर पाई जाती है। एक बोनी बम्प वहाँ पे फॉर्म होता है, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हड्डी के अंदर एक किस्म का उभार आ जाता है और वहाँ एक बम्प फॉर्म होने के बाद एक रेडनेस फॉर्म होती है और काफ़ी तकलीफ दे ये बीमारी होती है। उमूमन डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी टाइट शूज़ के इस्तेमाल की वजह से या पॉइंटेड शूज़ के इस्तेमाल की वजह से आती है, या लॉन्ग टर्म तक आपके ज़्यादातर ठहरने की वजह से या चलने की वजह से भी ये डिजीज़ आती है। इसी से सिमिलर जो डिजीज़ होती है, यानी कि आपके अंगूठी के जो जॉइंट है उसको मुतासर करने वाली एक सिमिलर डिजीज़ यूरिक एसिड के फॉर्म होने की भी है। गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के फॉर्म होने के बाद उसके अंदर यूरिक एसिड जब फॉर्म होने लगता है तो इस किस्म की डिजीज़ आपको तकलीफ देना शुरू करती है। और इसके साथ ही साथ वहाँ पे यूरिक एसिड जब फॉर्म होता है तो उसकी एक ख़ास जो सिम्टम होती है, जो निशानी होती है, वो ये कि आप वहाँ पे वार्म फील करते हैं, एक किस्म की रेडनेस वहाँ पे फील करते हैं और कभी कभी बास पेशेंट इसमें जलन भी महसूस करते हैं। इसी के साथ साथ एक आम डिजीज़ जिसको ड्रैगिंग फुट कहा जाता है, यानी कि पैर को घसीट कर चलना। बहुत सारे आप बच्चों में या फिर ज़्यादा उम्र वाले लोगों में ये डिजीज़ देखते हैं कि वो लोग स्टेप बराबर नहीं लेते, पैर को उठाकर फिर नहीं रखते हैं, बल्कि वो पैर को थोड़ा सा घसीटते हैं, ड्रैग करते हैं। उमूमन ये डिजीज़ जो है, जो ड्रैगिंग फुट जिसको कहा जाता है, वो पैर के सेंसेशन के लॉस होने के बाद शुरू होती है। यानी कि पैर की जो हसासियत होती है, हसासियत के कम होने के बाद आम अफराद इसको पैर को उठाने के बजाय घसीटना शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़ास डिजीज़ है और इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके या फिर आपके रिलेटिव में किसी के भी पैर अगर घसीटे जा रहे हैं और स्टेप बराबर नहीं ले पा रहे हैं तो इसको इब्तिदा में ही ट्रीट करना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज़ बढ़ते बढ़ते कहीं आपके पैर को पैरालाइज ना कर दे। इसी तरीके से दूसरे डिजीज़ जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ख़ास हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक किस्म का जो निशान है, काला निशान है। ये जब भी आप किसी के पैर में ये निशान देखें तो फ़ौरन आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से रुजू हों, क्योंकि उमूमन ये निशान कैंसर की निशानदही करते हैं। यानी कि ये मेलानोमा के एक साइंस में से एक साइन है कि आपके अंदर इस किस्म का डॉट आ रहा है या इस किस्म का कोई काला धब्बा आपके पैर में पाया जा रहा है। इसी तरीके से बाज़ पेशेंट कूल्ड फुट की भी शिकायत करते हैं, यानी कि पैर के ठंडे हो जाने की शिकायत करते हैं। ये पैरों का ठंडा हो जाना भी उमूमन उन अफराद में पाया जाता है जिसके अंदर
आप देख सकते हैं कि जो डायबिटीज़ से मुतासिर होते हैं या फिर उमूमन स्मोकिंग करते हैं या किडनी की कोई डिजीज़ उनके पास पाई जाती है, तो आप उनके अंदर ये उमूमन इस तरह के पेशेंट कूल फूड की यानी कि पैर के ठंडे हो जाने की शिकायत करते हैं, या कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की वजह से भी इस किस्म की बीमारी पैदा होती है। इसी के साथ साथ बास पेशेंट्स फूड क्रैम्पिंग या स्पैज़म की शिकायत करते हैं, जिसके अंदर या फिर बास पेशेंट्स आपके न्यूरोपैथी यानी कि जलन होने की शिकायत करते हैं। यह भी उमूमन शुगर के पेशेंट में या फिर विटामिन बी के कमज़ोरी की वजह से भी, विटामिन बी के कमी के बाद भी इस किस्म की डिजीज़ पैदा होती हैं। इस किस्म के पेशेंट्स को चाहिए कि अपने पैर को हमेशा गर्म रखें और विटामिन बी वाले जो चीज़ें होते हैं, जो ग़िज़ाएँ होते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और हवा को अपने पैरों को हवा के लगने से बचाएं। डायरेक्ट आपके एयर का फ्लो आपके पैर या आपके जिस्म की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे आप फ़ैन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ैन और या कूलर का रुख आपके पैरों की तरफ डायरेक्ट ना हो, उसके जो फ्लो होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, उसके स्विंग को आप पलटा दें। रूम के ठंडे होने से उतना ज़्यादा मुतासिर आपके पैर नहीं होते जितना डायरेक्ट हवा के लगने से होते हैं। इसी के साथ साथ प्लांटर रैट्स भी कहा जाता है, जिसको हम ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि पैर के अंदर इस किस्म का धब्बा पैदा होता है जिसके अंदर ईचिंग वगैरह भी होती है। उमूमन ये डिजीज़ को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई ख़ास बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस किस्म के रैट्स के अंदर कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं, कोई दर्द महसूस करते हैं, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू होना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसी तरीके से आपके पैर के अंदर जो बहुत ही सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ कहा जा सकता है, जिसको हील स्पर कहा जाता है, यानी कि एडी की तकलीफ़ जो आप महसूस करते हैं। उमूमन एडी की जो तकलीफ़ होती है वो हील स्पर के आने के बाद, यानी कि आपके जो एडी होती है, एडी के अंदर जब वो बोदी होने लगती है तो उसके अंदर छोटी सी हड्डी के बढ़ने के चांसेस पैदा होते हैं, यानी कि हड्डी आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाती है, जिसको आप इस एक्सरे में देख सकते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा आपके जो एडी की हड्डी है उसके अंदर से बाहर निकल रहा है। जब ये बाहर निकलना शुरू होता है तो आपके जिस्म का वजन पूरा पड़ने के बाद ये जो बारीक सी हड्डी आपकी बाहर निकल रही है, ये आपके आगे जाने वाले लिगमेंट्स जो होते हैं, जिसको प्लांटर फैशिया कहा जाता है, इसको डिस्टर्ब करना शुरू होते हैं। जब ये डिस्टर्ब होते हैं और इनके अंदर इस हड्डी के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन फॉर्म होना शुरू होती है, तो आपकी एडी के अंदर शदीद तकलीफ शुरू होती है। प्लांटर फैशिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक आम सिम्टम यही है कि जब आप सुबह उठते हैं और अपने पहले कदम ज़मीन पर डालते हैं तो इस किस्म की तकलीफ़ आप शुरू में महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं और चलते फिरते हैं तो भी उसके कुछ देर के बाद आप अपने पैर में तकलीफ़ महसूस करते हैं, जो कि प्लांटर फैशियाइटिस की एक अहम वजह है। प्लांटर फैशियाइटिस के लिए हम आपको बता दें कि इसकी जो एक अहम वजह है वो आपका मोटापा भी हो सकता है। प्लांटर फैशियाइटिस के डिजीज़ के मरीज़ों के अंदर एक रिसर्च किया गया, जिस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि इस बीमारी से मुतासिर होने वाले 70% लोग मोटापे से मुतासिर थे, मोटापे का शिकार थे, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी लाहिक हुई। इसीलिए जिससे मालूम होता है कि मोटापा भी प्लांटर फैशियाइटिस या हील स्पर की एक अहम वजह होती है। इसके साथ साथ वो लोग जो हाई हील का इस्तेमाल करते हैं, ऊंची हील का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी ये डिजीज़ पाई जाती है। प्लांटर फैशियाइटिस या हील स्पर के मरीजों के लिए हम कुछ खास एक्सरसाइजेस आपको दिखा रहे हैं। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आप लेट जाएं या फिर बैठ जाएं, अपने पैर को लंबा कर दें और एक टवल के थ्रू एक टवल को आप रोल करके उसको अपने पंजों के पास से बांध करके अपने जितनी ताकत से हो सकता है उसको पुल करें और कुछ सेकंड तक 10 to 15 सेकंड तक आप उसको होल्ड करें। इस एक्सरसाइज की आप पिक्चर यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह टवल को रोल कर पूरी तरह से इसको पुल करें। 10 to 15 सेकंड इसको होल्ड करने के बाद फिर आहिस्ता से छोड़ दें। इस किस्म की एक्सरसाइज 10 से 15 मरतबा रोज़ाना करना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं कि आप ठहरने के बाद स्ट्रेट ठहर जाए और जो मुतासरा आपका पैर है उसके अंदर एक बॉल रखें, कोई भी नॉर्मल जो आप बॉल यूज़ करते हैं क्रिकेट वगैरह में, इस बॉल को आप अपने पैर के नीचे रखें और आगे पीछे रोल करें।
तीसरी एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ठहर जाएं और दोनों पैरों को आहिस्ता के साथ पंजों पर अपना वजन लेकर के एड़ियों को ऊपर करना शुरू करें। इस एक्सरसाइज की भी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने दोनों पंजों पर आप ठहर जाएं और सिर्फ पंजों पर अपना वजन रखते हुए एड़ी को ऊपर करें और इसके साथ ही साथ 10 to 15 सेकंड तक इसको होल्ड करें और फिर आहिस्ता से अपने पैर को नीचे की जानिब लेकर जाएं। तीसरी एक्सरसाइज आपको चौथी एक्सरसाइज हम बता रहे हैं जो कि स्टेयर्स पर यानी कि स्टेप्स के ऊपर की जाती है। इस स्टेयर्स के ऊपर जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो काफ़ी केयरफुल रहें कि इस एक्सरसाइज के दौरान आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस आउट ना हो पाए। इस एक्सरसाइज को करते हुए रेलिंग से अच्छी तरह सपोर्ट लें और सिर्फ पंजों पर ठहरकर आप अपने जो एड़ी होती है उसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर जाएं। आप इस एक्सरसाइज की भी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं जिसको पूरी तरीके से नीचे जहाँ तक आप अपना वजन ले जा सकते हैं लेकर जाएं और फिर आहिस्ता के साथ अपना वजन पूरी तरीके से ऊपर लें और सिर्फ पंजों पर ठहर जाएं। इस किस्म की एक्सरसाइज आप रोज़ाना करते जाएं। प्लांटर फैशिया और हील स्पर से मुतासर होने वाले लोगों के लिए इस किस्म का परहेज़ हम यहाँ पे आपको जो बता रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस परहेज़ के बगैर जो भी इलाज करेंगे तो इसमें हो सकता है कि आप कोई इम्प्रूवमेंट फील ना करें। इसलिए आपको चाहिए कि नॉर्मल एक शूज़ लें और शूज़ के अंदर हील कप जो कि सिलिकॉन का एक कुशन होता है जिसको हील कप कहा जाता है अपने शूज़ के अंदर रखें और जब भी आप अपना पैर ज़मीन पर रखना चाहते हैं चाहे वो आप घर में हो या बाहर रह रहे हों इस हील कप को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक और कॉमन डिजीज़ आपकी एडिमा यानी कि स्वेलिंग भी है। अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स अपने पैरों पर स्वेलिंग की शिकायत करते हैं। अक्सर जो स्वेलिंग आपके पैरों में पाई जाती है वो उसकी काफ़ी सारी वजह होती हैं। उम्मन आपके पैर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के बराबर ना होने की वजह से, रगों के कमज़ोर पड़ जाने के बाद जिसके बाद भी उम्मन आपके पैर के अंदर पानी का भरना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से भी आपके पैर फूलने लगते हैं जिसमें सूजन आने लगती है। इसी के साथ साथ जब आप महसूस करें कि आप ज़्यादा टहल रहे हैं या चल रहे हैं या उमूमन जो लोग ऑफिस में ज़्यादा देर अपने पैर नीचे छोड़कर बैठते हैं तो इस वजह से आपके पैरों में सूजन आ रही है, यह सुबह के वक्त ये सूजन कम हो जाती है और फिर शाम तक ये सूजन बढ़ने लगती है, तो उमूमन इस किस्म की सूजन से परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं कि आपकी सूजन हमेशा रह रही है, ये कंटिन्यूस चल रही है और ये ऑन एंड ऑफ नहीं है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे किडनी या फिर आपके हार्ट से रिलेटेड भी कोई डिजीज़ आपके पैरों की सूजन की वजह बन सकती है। इसीलिए आप जब भी अपने पैरों पर सूजन महसूस करें तो डॉक्टर से रुजू हों और उससे एक इस बारे में मशवरा ज़रूर लें। इसी के साथ साथ जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप उस डॉक्टर को कंटिन्यूस बताएं कि आपको किस किस्म की तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ कब आप महसूस करते हैं, ज़्यादातर चलने फिरने से आप ये तकलीफ़ महसूस करते हैं या फिर आप ज़्यादातर बैठने से ये तकलीफ़ महसूस करते हैं या शूज़ के पहनने से आप ये तकलीफ़ महसूस करते हैं। इस किस्म की तकलीफ़ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दें और फिर डॉक्टर आपको हो सकता है कि कुछ आपके टेस्ट करवाएं। उमूमन इसके लिए डॉक्टर एक्सरे लेते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं आपके पैर का। जब इसमें आप डॉक्टर को महसूस होता है कि कोई और वजह की वजह से भी आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर आपको अदर इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि आपके मोटर नर्व कंडक्शन वगैरह या फिर आपके दूसरे आर्थराइटिस या कैल्शियम वगैरह के टेस्ट भी डॉक्टर करा सकता है। आपके पैर की बहुत सारी डिजीज का जो रिलेशन होता है वो आपके दिमाग या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी से भी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर इस आपके इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके स्पाइन के एक्सरे या एमआरआई या उसके साथ साथ आपके ब्रेन के भी कुछ टेस्ट करवा सकता है। इलाज के लिए उम्मन डॉक्टर या पेशेंट्स को चाहिए कि वो इस किस्म के परहेज, वर्जिश और उसके साथ साथ आप जो है ना क्या बोलते हैं आपकी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो आपको डाइट बताएगा उसके साथ साथ और कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर देगा इसी का इस्तेमाल काफ़ी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अगर ये समझ रहा है और ये देख रहा है कि इन चीज़ों से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी की भी सजेशन दे सकता है। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी आपके पैर को कोई इम्प्रूवमेंट लाने के लिए काफ़ी नहीं हो रही है तो फिर आप
आपको डॉक्टर जो है कॉर्टिजोन का शॉट भी दे सकता है। कॉर्टिजोन एक किस्म की दवा होती है, एक इंजेक्शन होता है जो डायरेक्ट आपके पैर में इंजेक्ट किया जाता है, मुतासिरा मकाम पर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे काफ़ी अरसे तक आप आराम महसूस करते हैं। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर महसूस करे कि आपके पैर के अंदर कॉर्टिजोन के शॉट के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर डॉक्टर लास्ट स्टेज में प्लांटर फैशियाटिस या हील स्पर के लिए सर्जरी कर सकता है। इस किस्म के डिजीज़ के लिए जब भी आप कोई किस्म की तकलीफ महसूस करें तो इसको इजी ना लें, इसको बढ़ने ना दें और फौरन डॉक्टर से रुजू हों। इस हकीकत पर गौर कीजिए, बादशाहत गरीबों को दूर करती है और नबूवत गुर्बत को दूर करती है। अल्लाह 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 अल्लाह। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वालिद मुहतरम की नजात हो गई भी। وأما بنعمة ربك فحدث नाम नाम हेलो। وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد। अल्लाह अल्लाह अकबर, जिंदा मौजिज़ा है ये। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم.
माशा अल्लाह। या रब लकल हम्द व लकल शुक्र। जिंदा मौजिजा है भी, सुभान अल्लाह। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. माशा अल्लाह माशा अल्लाह, अहसन। غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. माशा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي इस हकीकत पर गौर कीजिए, बादशाहत गरीबों को दूर करती है और नबूवत गुर्बत को दूर करती है। رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب. وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب. الله الله हम दुनिया को फतह कर सकते हैं कब? जबकि हम में संजीदगी, नरमी, रवादारी, हिम्मत, धुन, मेहनत, तवक्कुल और तक़वे जैसे सिफात मौजूद हों। नाज़रीन,